हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक मीथेन शपथ की। दरअसल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन हो रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का शिखर सम्मेलन। और इस 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 104 देशों ने 2030 तक अपने मीथेन उत्सर्जन में 2020 की तुलना में 30% कटौती करने की शपथ ली है। तो इसे क्या कहा गया है? वैश्विक मीथेन शपथ, यानी कि ग्लोबल मीथेन प्लेज इसको नाम दिया गया है। और इसमें और कौन सी संस्थाएं शामिल है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक EBRD, यूरोपीय निवेश बैंक EIB और ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने भी इससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। और इससे पहले वहां पर एक और डेवलपमेंट हुआ है कि ब्रिटेन के नेतृत्व में अमेरिका सहित 127 देशों ने वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत क्या निर्णय लिया गया है? 2030 तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने का वचन, यानी कि हॉल्ट एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030 का संकल्प लिया गया है। और ये दोनों जो घोषणाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जलवायु कॉन्फ्रेंस है COP26 उसकी प्रमुख उपलब्धियों में गिनी जा रही हैं। और इसमें से जो ये ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और जो ये वनीकरण और भूमि क्षरण से संबंधित जो डिक्लेरेशन है, लीडर्स डिक्लेरेशन, इस पर वीडियो बना चुका हूं मैं, आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा भी COP26 में जितने भी बड़े निर्णय लिए गए हैं, नए अलायंस बने हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी करीबन 7 या 8 वीडियोज में मैंने इस चैनल में अपलोड किया है, आप उनको देख सकते हैं। इतना व्यापक कवरेज आपको COP26 पर संभवतः अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा, तो आप उनको देखिए और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड जो जानकारी है आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज पर। तो ये COP26 में 104 देशों ने अपनाई है, लेकिन ये यहाँ पर पहली बार नहीं इस शपथ को लिया गया है, बल्कि इसे सबसे पहले सितंबर 2021 में लिया गया था इस शपथ को। और इसमें तब 30 देश शामिल थे। और यह अपनी तरह का एक पहला गठबंधन था जिसने मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए $223 मिलियन से अधिक की धनराशि देने की घोषणा की थी। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? अमेरिका और यूरोपीय संघ। इन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 30% कम करेंगे और 2050 तक 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो ग्लोबल वार्मिंग तापमान है उसको कम करेंगे। ठीक है, 0.2 डिग्री सेल्सियस तक इसको ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के राजनयिक प्रयास है उनका समर्थन करेंगे। और अब क्या हुआ है? अब इसी जो शपथ ली गई है ये ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसी को COP26 में 104 देशों ने इसको स्वीकार किया है। यानी कि पहले सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इसको शुरू किया था और अब ये संयुक्त राष्ट्र के मंच के माध्यम से वैश्विक पहल बन गई है। और ये जो मुद्दा है, ये मौजूदा जो कॉन्फ्रेंस चल रही है COP26 उसका मेन मुद्दा नहीं था, लेकिन चूंकि अब इसमें इतने सारे देश जुड़ गए हैं और इतना बड़ा निर्णय लिया गया है तो इसे COP26 के जो बड़े निर्णय हैं उनमें गिना जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या है मीथेन गैस, क्या इसके नुकसान है और क्यों इसे इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के संदर्भ में। तो मीथेन यानी कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है जो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का प्राथमिक घटक है। और मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसका लगभग 40% जो उत्सर्जन होता है वायुमंडल में वो प्राकृतिक स्रोतों से, यानी कि वेटलैंड्स, झील, जलाशय, नदियां आदि से, और 60% जो उत्सर्जन होता है वो मानव जनित स्रोतों से होता है। अब मानव जनित
उत्सर्जन के स्रोतों की अगर हम बात करें तो जो शहरों में कचरे की साइट्स होती हैं, लैंडफिल साइट, और तेल और प्राकृतिक गैस की जो उद्योग है उससे, उसमें जो रिसाव होता है उससे इसका उत्सर्जन होता है। और एग्रीकल्चर की जो गतिविधियां हैं, कोयला खनन में बड़ी मात्रा में कोल बेड मीथेन का उत्सर्जन होता है। बायोमास का जो दहन किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोसेस के बाद, उससे भी होता है। और अपशिष्ट जल का जो उपचार किया जाता है, साथ में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मीथेन का उत्सर्जन करती हैं अपने उत्पादन के बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से अगर हम इसकी बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का जो 25% हिस्सा है वो मानव कार्यों से उत्सर्जित मीथेन द्वारा हो रहा है। और इसमें तेल गैस उद्योग और जो डेयरी के लिए जो पशुधन है और लैंडफिल साइट इसके सबसे बड़े स्रोत हैं। अगर मीथेन को कंट्रोल किया जाता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मीथेन को कार्बन के बाद पृथ्वी के वातावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली और गर्मी बढ़ाने वाली यानी कि ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाली गैस माना जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो इसे कार्बन से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 से 85% अधिक ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। यह अधिक गर्मी संरक्षित करके रखती है और वातावरण में तेजी से फैलती है, और इस कारण ये कार्बन से भी ज़्यादा नुकसानदायक बनती है। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के एक रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्लोबल वार्मिंग का कम से कम 30% हिस्सा मीथेन उत्सर्जन के कारण हुआ है। यानी कि 30% जो ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है वो औद्योगिक क्रांति के बाद उसमें मीथेन का योगदान है। और अमेरिका की एक एजेंसी है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोआ इसको बोलते हैं, NOAA। इसके अनुसार कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा था उस समय भी वायुमंडलीय मीथेन में वृद्धि हो रही थी। तो इतनी जो है अधिक प्रभावशाली ये गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जिस पर नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। अब 2020 में वायुमंडलीय मीथेन में 2020 के लिए जो वार्षिक वृद्धि है उसमें 14.7 पार्ट्स पर बिलियन ये इस वृद्धि को मापा गया था, जो 1983 में जो व्यवस्थित माप मीथेन की शुरू हुई थी उसके बाद से अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। यानी कि 2020 में कितनी 14.7 पार्ट्स पर बिलियन इसकी माप तय की गई थी। जलवायु परिवर्तन के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण कैसे है? अगर इस प्रश्न पर विचार करें तो मीथेन उत्सर्जन अगर घटा दिया जाए तो 2040 तक पृथ्वी की तापमान की वृद्धि में 0.3 डिग्री सेल्सियस कम किया जा सकता है। और ये कैसे किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है? दरअसल मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और यह कम समय तक वायुमंडल में रहती है, इसलिए इसमें कमी करके ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड का जो सदियों का जो होता है उसकी तुलना में मात्र 12 वर्ष है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर सदियों तक वायुमंडल में रह सकती है तो उसकी तुलना में मीथेन मात्र 12 साल तक ही वायुमंडल में टिक सकती है, जो बहुत कम है। यानी कि यह कम समय रहती है लेकिन गर्मी ज़्यादा बढ़ाती है। तो अगर इसको नियंत्रित कर लिया जाए तो जो अधिक गर्मी बढ़ाने वाली गैस है तो इसका असर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में अधिक प्रभावशाली ढंग से देखा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। IEA ने यह भी कहा है कि 75% से अधिक मीथेन उत्सर्जन को जो वर्तमान में हमारे पास तकनीकें हैं
उन्हीं तकनीकों के माध्यम से उसको कम किया जा सकता है। और इसमें 40% उत्सर्जन रोकने में तो अतिरिक्त लागत की भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें कमी नहीं ला पाए तो न केवल इससे पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने में विफल होंगे, बल्कि औसत तापमान भी 18वीं सदी के मुकाबले में 1.5 डिग्री अधिक हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? जो ध्रुवों पर बर्फ है उसके पिघलने में, समुद्र के जलस्तर बढ़ने में और द्वीपों और तटीय शहरों के डूबने के रूप में सामने आएगा। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी और उसके ये परिणाम सामने आएंगे। आप जानते हैं कि इसमें सफलता कैसे मिल सकती है। तो वातावरण में जो मीथेन बढ़ाने में जो मुख्य कारक हैं, जीवाश्म ईंधन, तेल और गैस का लीक होना, पुरानी कोयला खदानें, अनियोजित एग्रीकल्चर, पशुपालन और जमीन में जो कचरा दबाया जा रहा है यानी कि लैंडफिल साइट, इनका अगर बेहतर तकनीक के साथ इनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो मीथेन उत्सर्जन कम किया जा सकता है और इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो ग्लोबल का मीथेन प्लेज है, इसकी सफलता में संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो बड़े मीथेन उत्सर्जक देश हैं वो शामिल नहीं हुए हैं। बड़े उत्सर्जक शपथ लेने वालों में शामिल ही नहीं है, जैसे कि भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ये जो मीथेन के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। क्यों? भारत में विशेषज्ञों का कहना है कि वन कटाई और मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए जो समझौते हुए हैं, भारत इन दोनों में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि इससे उसके कृषि और व्यापार पर प्रभावित पड़ेगा। और कृषि मवेशियों का भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है और उन्हें प्रभावित होने से बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत वैश्विक मीथेन शपथ में शामिल नहीं हुआ है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 15% से अधिक का जो भाग है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो और दूसरी तरफ 130 करोड़ की जो आबादी है भारत की, लगभग उसका आधे से अधिक हिस्सा कृषि सेक्टर पर निर्भर करता है। 2/3 से अधिक जो भारतीय हैं वो गांव में निवास करते हैं और पशुपालन वहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। तो इस कारण भारत में मीथेन के उत्सर्जन को रोकना, वो भी 2030 तक, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। और मवेशियों यानी कि गायों को मीथेन उत्सर्जन का बड़ा कारक माना जाता है और जो भारत का डेयरी उद्योग है उसमें गायों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए भारत इससे पीछे हट गया है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे अपने कदम खींचे हैं, क्योंकि वहाँ के वार्षिक मीथेन उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है और वहाँ मवेशियों की संख्या को कम करने के अलावा उत्सर्जन में कमी करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी इससे पीछे हट गया है। तो आज हमने इस पर चर्चा की, ग्लोबल मीथेन प्लेज पर, और COP26 से संबंधित और भी जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे संबंधित वीडियोज आप देख सकते हैं इस चैनल पर। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। और फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स